हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा वो होगा भारतीय काव्य शास्त्र पर, और आज के क्लास में वक्रोक्ति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय पर प्रश्नोत्तरी होगी। ठीक है? तो जो भी भाई बहन पहली बार इस चैनल पे हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाया करें। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है? तो चलिए बिना समय जाया किए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया? वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं भामह, कुंतक, रुद्रट, दंडी। बताइए। तो देखिए, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया? तो यहाँ पे आपको बताना है इनके राइट आंसर। तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो देखिए, अगर ऑप्शन ए इनमें राइट हो जाएगा भामह। ठीक है? भामह ने वक्रोक्ति को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को अलंकारों का प्राण माना है। ठीक है? ये आप तथ्य नोट करिएगा कि भामह ने वक्रोक्ति को काव्य का सर्वस्व मानते हुए अलंकारों का प्राण माना है। किसको? वक्रोक्ति को। ठीक है? और कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है, ध्यान दीजिएगा। और रुद्रट की रचना है काव्य अलंकार सार संग्रह। ठीक है? और दंडी की बात करें तो इनकी रचना है काव्यादर्श दंडी की रचना है। चलिए प्रश्न 2 पे आते हैं। गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। आपके ऑप्शन हैं भामह, दंडी, कुंतक, क्षेमेंद्र। अपने आंसर करिए आप सब। तो देखिए, गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले आचार्य हैं आपके ऑप्शन बी दंडी। ठीक है? दंडी। प्रश्न 3 देखते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि के प्रकारों में किस एक को नहीं माना है? आनंदवर्धन ने ध्वनि के प्रकारों में किस एक को नहीं माना है? ऑप्शन ए है वस्तु ध्वनि, ऑप्शन बी है अलंकार ध्वनि, ऑप्शन सी है रस ध्वनि, ऑप्शन डी है छंद ध्वनि। तो यहाँ पे किस ध्वनि को वो नहीं माने हैं वहीं पे यहाँ पे बताना है। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है? 3 प्रकार हैं, इसमें से 3 है, एक नहीं है, उसी का चयन करना है। तो देखिए, और ये प्रश्न पूछा हुआ भी, ये प्रश्न नेट में पूछा गया है। तो इनमें आपका वस्तु ध्वनि होगा, अलंकार ध्वनि होगा, रस ध्वनि होगा, जबकि छंद ध्वनि नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 11वां रस के रूप में भक्ति को किसने प्रतिष्ठापित किया? 11वां रस के रूप में भक्ति को, यानी 11वां आपका भक्ति रस है। 11वां रस के रूप में भक्ति को किसने प्रतिष्ठापित किया? रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, भानुदत्त, रामचंद्र, गुणचंद्र। चलिए अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए, इसमें
जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा तो वे राइट हैं, उनका आंसर सही है, हो जाएगा रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस की स्वीकृति दी है। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। और ऑप्शन बी की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना है साहित्य दर्पण, जो कि ये 14वीं शताब्दी के कवि हैं और इन्होंने उसमें काव्य का लक्षण दिया है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये भी बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। भानुदत्त की बात करें तो इन्होंने रस संबंधी 2 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, एक हो गया आपका रस मंजरी, रस तरंगिणी, एक है रस तरंगिणी, रस तरंगिणी है और एक है रस मंजरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र गुणचंद्र की बात करें तो इन्होंने नाट्य दर्पण लिखा है, इन्होंने नाट्य दर्पण लिखा है, रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, चलिए तो ये सब आप नोट करते हुए चलिए। ये रामचंद्र गुणचंद्र की ये रचना है नाट्य दर्पण, और ये भानुदत्त की रचना है, ये भानुदत्त की रचना है रस मंजरी रस तरंगिणी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 5 देखिए, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी ने, वामन ने, भामह ने, आनंदवर्धन ने, बताइए। तो देखिए, काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दिया था। ठीक है, काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दिया था और कहा था कि गुण विपर्ययात्मना दोषा, गुण विपर्ययात्मना दोषा, अर्थात जो गुण के विपरीत अवयव हैं वही काव्य में दोष हैं। ठीक है, जो गुण के विपरीत अवयव हैं वही काव्य में दोष हैं। वह इनके काव्य गुण दोष की बात करें तो इन्होंने 20 गुणों को माना है। ठीक है, वामन ने, कहाँ लिखे, नोट कर लीजिए, वामन ने काव्य गुण 20 माना है। ठीक है, 20 माना है। 10 शब्द दोष, शब्द दोष और 10, सॉरी यहाँ शब्द दोष कहिए या आप इसी को गुण दोष कहिए। शब्द गुण दोष, अर्थ दोष, दोनों एक ही है। ठीक है, शब्द दोष यानी गुण दोष और शब्द अर्थ दोष, ये मिला के 20 हो गए। तो वामन ने 20 गुण माने हैं। प्रश्न 6 देखिए, रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस संप्रदाय के अंतर्गत रखा है? रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस संप्रदाय के अंतर्गत रखा है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए, रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के अंतर्गत रखा है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के अंतर्गत रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। कलावाद की प्रतिष्ठा है। कलावाद की प्रतिष्ठा किस संप्रदाय की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? कलावाद की प्रतिष्ठा किस संप्रदाय की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो आपके ऑप्शंस हैं रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत और वक्रोक्त सिद्धांत। बताइए। अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। कलावाद की प्रतिष्ठा आपके वक्रोक्त सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के भेद हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के भेद हैं बताइए। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, ऑप्शन बी है पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, ऑप्शन सी है प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कुल 6 भेद माने हैं। हमने 6 भेद ऑप्शन में रख दिए हैं ताकि आपको एक ही जगह सब मिल जाए। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता 2 हो गया, पद परार्थ वक्रता 3 हो गया, वाक्य वक्रता 4 हो गया, प्रकरण वक्रता 5, प्रबंध वक्रता 6। ये 6 भेद माने हैं वक्रोक्त के कुंतक महोदय जी। चलिए प्रश्न 9 की बात करते हैं। निम्न में कौन सी परिभाषा कुंतक की नहीं है? यहाँ पे 4 परिभाषा दिया गया है जिसमें 3 कुंतक के हैं, 1 नहीं है। तो वही आपको बताना है। तो देखिए कव कर्म काव्यम, शालंकारस्य काव्यता, शब्दार्थो सहित वक्र कवि व्यापारशालिनी, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। तो देखिए शब्दार्थो सहित वक्र कवि व्यापारशालिनी इनकी है और शब्दार्थो सहित काव्यम की बात करें तो ये भामह का है। कंफ्यूज मत होइएगा। अगला शब्द जो आगे 2 शब्द दिए शब्दार्थों सहित तो उसमें भी है और इनके में भी है। ठीक है। और सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति है तो कुंतक न जानिएगा, यही कुंतक का नहीं है। ठीक है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ये कुंतक की परिभाषा नहीं है किसकी ये भी जान लीजिए। तो ये वामन की है। ठीक है, ये वामन की है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखते हैं। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति के पर्याय मानने वाले आचार्य हैं। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय यानी दोनों शब्द क्या है? पर्याय हैं। तो ऐसा मानने वाले आचार्य हैं भामह दंडी, वामन रुद्रट, दंडी क्षेमेंद्र और डी है कुंतक राजशेखर। बताइए। तो देखिए इसमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। इसका होगा ए। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य भामह हैं, दंडी हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यंता अलंकारा उच्यन्ते। यह कथन है। एक बार फिर सुन लीजिए। वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यंता अलंकारा उच्यते। ये कथन है दंडी का, कुंतक का, भामह का और वामन का। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे सही हैं। इनमें इसमें दंडी होगा। वक्रोक्ति मान के आप लोग कुंतक न लगाइएगा। यहाँ पे वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यंता अलंकारा उच्यन्ते, इसमें ये दंडी की परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक, आनंदवर्धन, भामह, क्षेमेंद्र। तो देखिए हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये आप सब लोग जानते ही होंगे।
वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं। इन कुंतक आचार्य जी ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है और इनका संप्रदाय कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय है। इनके प्रमुख रचना है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। प्रश्न 13 देखते हैं। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान दीजिएगा। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। बताइए, आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। अविधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना। देखिए, अविधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अविधावादी कहा है? विचित्र अविधावादी कहा है। एक बार प्रश्न फिर से सुनिए। अविधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अविधावादी कहा है? ऑप्शन है कुंतक, ऑप्शन बी क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंतक। ठीक है, ऑप्शन ए कुंतक महोदय जी ने लक्षणा और व्यंजना को अविधा के अंतर्गत समाहित करके उन्होंने अपने आप को विचित्र अविधावादी कहा है और कुंतक महोदय जी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ठीक है, ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। प्रश्न 15 देखते हैं। इनमें ध्वनिवादी आचार्य नहीं हैं। मम्मट हैं, अभिनव गुप्त हैं, कुंतक हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं। तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, यहाँ नहीं पूछा है। और कुंतक महोदय जो हैं ये ध्वनिवादी आचार्य नहीं हैं। ठीक है, ये ध्वनिवादी आचार्य नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, ध्वनि का विरोध करते हैं, ध्वनि संप्रदाय का। देखिए, ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त और ऑप्शन डी पंडित राज जगन्नाथ, ये तीनों आचार्य ध्वनिवादी आचार्य हैं। ठीक, प्रश्न 16 देखते हैं। व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से किस सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ? व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से किस सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ? देखिए, ऑप्शन औचित्य सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत और कोई नहीं। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी लगाया होगा ध्वनि सिद्धांत, वे सही हैं, उनका आंसर सही है। व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ऑप्शन ए भट्टनायक हैं, ऑप्शन बी कुंतक हैं, ऑप्शन सी महिम भट्ट हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। बताइए कि प्रमुख ये कौन कौन से प्रमुख आचार्य हैं जो ध्वनि सिद्धांत के विरोधी हैं। ठीक है, ध्वनि विरोधी आचार्य भट्टनायक, कुंतक, महिम भट्ट। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों आचार्य ध्वनि विरोधी हैं। प्रश्न 18 देखिए। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? तो चिंतामणि हैं, बिहारी हैं, केशव हैं और मतिराम हैं। तो अब आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे सही हैं, उनका आंसर सही है। इसका हो जाएगा चिंतामणि हैं। चिंतामणि ने ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किया था। प्रश्न 19 देखते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकारों में से
आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकारों में से किसे काव्य का परम तत्व माना है? यानी जो 3 प्रकार बताए हैं ध्वनि के, उसमें उन तीनों में एक को सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण बताए हैं। वही यहाँ पूछा हुआ है, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, कोई नहीं। तो आनंदवर्धन जी ने ध्वनि के तीनों प्रकार में रस ध्वनि को परम तत्व माना है। रस ध्वनि को काव्य का परम तत्व आनंदवर्धन जी ने माना है। ठीक है, प्रश्न 20 देखिए। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? ऑप्शन ए है मम्मट, ऑप्शन बी है अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी है पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मम्मट ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के नाम से जाना जाता है, के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा से किया है? किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा से किया है? कुंतक हैं, वामन हैं, भामह हैं, अभिनव गुप्त हैं, बताइए। अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर कुंतक आचार्य जी। कुंतक ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इन्होंने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा से माना है। अगर अभिनव गुप्त की बात करूं तो इन्होंने ध्वनि के कुल 35 भेद बताए हैं। अभिनव गुप्त जी ध्वनि के 35 भेद माने हैं। प्रश्न 22 देखिए, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका किसने लिखी? हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका किसने लिखी? ऑप्शन ए है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी है नागेंद्र, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आप सब अपनी प्रतिक्रिया तो हमें दिया करिए। प्रश्न कैसे हैं, कैसे नहीं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो देखिए इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका लिखी है। हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। अब मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास कैसी थी इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।